24। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कंप्लीट द टेबल 1.1 यूजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास Mg2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, आइंस है। वैसे तो Mg होता है बेटा आपके पास अगर आप पीरियोडिक टेबल को ही देख लें एग्जैक्ट आपको मैसेज वगैरह भी वो बता देगा। मैग्नीशियम 12 और 24.3। ठीक है, मैग्नीशियम आपके पास है 12 और 24.3 और एल्यूमिनियम बेटा इसी तरह आपके पास है 13 और 27 है मेरा ख्याल है। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर वो कह रहा है 24 है। ठीक है, ये 24। प्रोटॉन नंबर कितना होगा बेटा? देखो, ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है ना बच्चों, दिस इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉन नंबर होता है, तो प्रोटॉन नंबर आपके पास 12 है। लेकिन देखो वो Mg2+ का पूछ रहा है ना, 2+ का मतलब होता है वैसे तो प्रोटॉन। यहां पर अगर आप देखो ना, इस केस में एटम के केस में बेटा, मैग्नीशियम एटम के केस में आप कहोगे 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन Mg2+ के केस में आप कहोगे 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना बच्चों, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिखोगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम पर आ जाओ बेटा, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में इस तरह है कि आपके पास एल्यूमिनियम 1327 है। अगर तो आप कहेंगे भाई दिस इज द एटॉमिक नंबर, 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और 27 माइनस 13 मतलब 14 न्यूट्रॉन्स है। लेकिन बेटा अगर Al3+ की बात करें तो Al3+ में क्या होगा, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन तो उतनी है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ठीक है, तो यहां पर एल्यूमिनियम 3+, न्यूक्लियॉन नंबर 27, प्रोटॉन कितना होगा बेटा 13 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 होंगे। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने बेटा यहां पर बताना है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द आयोनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम आयन कंपेयर टू द मैग्नीशियम आयन। अब एक बात जरा जहन में रखो कि आपके पास मैग्नीशियम आयन के ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं ऐसे एटम या आइंस जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो बेटा अगर मैग्नीशियम की बात करो तो 12 प्रोटॉन्स हैं और ये है जी 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये Mg2+। तो बेटा अगर आप एल्यूमिनियम की बात करो, एल्यूमिनियम की, तो 13 प्रोटॉन्स हैं और ये देखो साइज आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम 3+ का साइज थोड़ा स्मॉल मैंने बनाया है। स्मॉल बनाने की क्या रीजन है बच्चों, क्यों एल्यूमिनियम आयन का साइज थोड़ा सा स्मॉल है? बच्चों स्मॉल होने की रीजन यही है कि देखो एटम जो है वो श्रिंक भी हो जाता है, एक्सपेंड भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियर पुल है, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ना प्रोटॉन्स की वजह से, तो ये न्यूक्लियस है या ये जो प्रोटॉन्स हैं जिसको आप न्यूक्लियर पुल कह रहे होते हो, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली खींच रहे हैं। तो बेटा आउटर इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा, देखो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है ना बेटा, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं वैसे बताएंगे, मैग्नीशियम में कितने शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम में कितने हैं? क्यों मैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहा हूं तो सुने बेटा, जो न्यूक्लियर पुल होता है ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, उसके इफेक्ट को कट डाउन कौन करता है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इनर इलेक्ट्रॉन्स हो, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है। तो आप देख सकते हो बेटा मैग्नीशियम आयन के केस में 2 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2, एल्यूमिनियम के केस में भी 2 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास इनर शेल में 2 2 हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियर पुल है वो ज्यादा है। ठीक है ना, 13 प्रोटॉन्स हैं, 13 प्रोटॉन्स, और मैग्नीशियम का न्यूक्लियर पुल 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसका होगा भाई, एल्यूमिनियम का होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर हो जाएगा और साइज ऑफ एल्यूमिनियम विल बी स्मॉलर। तो वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। तो आप बताओगे साइज ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज स्मॉलर
क्यों स्मॉलर है बेटा, अब आप इसकी रीजन दो। एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अच्छा, जब कंपैरिजन हो तो लाजमी दूसरे एलिमेंट का नाम भी लिखा करें, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आइन। अब लिखेंगे इन एल्यूमिनियम आइन देयर आर मोर प्रोटॉन्स inside the nucleus, so greater nuclear attraction on outer electron। और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन का बेटा लाजमी बताइएगा। एंड शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन वो ऐसा फैक्टर है जो कि न्यूक्लियर पुल के इफेक्ट को कट डाउन कर रहा होता है, तो आप ये लाजमी बताएं कि भाई शील्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। एंड शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन बोथ। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, ठीक है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, तो आप कहेंगे भाई कि ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से, क्यों ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन है? ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। ग्रेटर चार्ज कह सकते हैं भाई, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं। बेटा एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के ना वो बहुत ज्यादा तरीके यूज कर रहा होता है, आप कोई एक मार्क स्कीम को फॉलो करके उसको यूज कर लिया करें, ठीक है। तो आपने यहां लिखा है ना कि इन एल्यूमिनियम आइन देयर आर मोर प्रोटॉन्स inside the nucleus, so greater nuclear attraction on outer electron, और shielding electrons are same in both। shielding electron same है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो ग्रेट न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बेटा लाजमी मेंशन कर दें, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज कभी अगर आप मेंशन कर सकते हैं वो लाजमी कर दें मेंशन। बेटा एक ही बात है, सेम कह देंगे या सिमिलर मरियम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सोडियम। अच्छा बेटा, आपने सोडियम का स्ट्रक्चर बताना है और बॉन्डिंग, लेवल डायग्राम, एक मार्क है बस इसमें। आप वही आपको कल भी बताया था कि भाई मेटल के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आइंस होते हैं, पॉजिटिव आइंस और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये बेटा लाजमी बीच में डाल दें, ठीक है। लेबल कर दें तो बहुत अच्छी बात है। या लिख दें कि फिक्स पॉजिटिव आइंस, फिक्स पॉजिटिव आइंस। तो उसने लेबल कहा हुआ है भाई, करना ही करना है आपने। और ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। जी बेटा, नहीं लेबल करेंगे तो मार्क्स कटवाएंगे। लाजमी नहीं है बेटा कि आप जितने आइंस बना रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, लाजमी नहीं है। अच्छी बात है सेम कर दें, लेकिन लाजमी नहीं है, ठीक है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि फिगर 1.1 शो द वेरिएशन इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सम पीरियड 3 एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पॉजिटिव आइन लिखना है आपने, पॉजिटिव आइंस, ठीक है। पॉजिटिव आइंस लिखेंगे भाई। बेटा आपने बताना है कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये तो आपको पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम। अच्छा मैग्नीशियम याद रखिएगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ा सा बेटा इंक्रीज कर रहा होता है, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन का साइज उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना सोडियम और मैग्नीशियम के साइज में डिफरेंस है, ठीक है बेटा। जितना सोडियम और मैग्नीशियम के आयन में डिफरेंस है ना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के आयन्स के साइज ऑफ आयन में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको पता है ना, मेटेलिक बॉन्ड में एक फैक्टर क्या होता है, साइज ऑफ द आयन।
तो इसलिए आप ये नोट कीजिएगा बात कि आपको जब बनाना पड़ जाए तो सोडियम और मैग्नीशियम में अच्छा खासा शार्पनेस इंक्रीज दिखाइएगा, लेकिन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को बिल्कुल सीधा भी ना दिखाएं, थोड़ा सा आप इस तरह कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा आपने इंक्रीज नहीं करना मैग्नीशियम से जब एल्यूमिनियम में जाएंगे। सिलिकॉन बेटा आपको पता है ये जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। अब बाकी रहेगी बात इसकी, आपने लेबल करना है फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, इसको बेटा आपने लेबल करना है, ठीक है। अब बेटा इसको ऐसे करेंगे, देखो कि फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, सल्फर का फॉर्मूला होता है S8, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। और आपको पता है बेटा कि ये कौन से मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल कोवलेंट, इनको कहते हैं सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में दो मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी फोर्स होगी भाई, दो P4 है, इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी बताओ जरा। दो S8 के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी। मतलब इसमें आप आईएमएफ का वर्ड यूज कर लो कि इसमें आईएमएफ होगी, और अगर आपने एग्जैक्ट बताना है तो आप बता दें इसमें लंदन फोर्स होगी या टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ठीक है बेटा, आप टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कह दें, वेंडरवाल फोर्स कह दें, लेकिन इसमें आईएमएफ की आप बात कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो बताओ बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जरा देखिएगा एक फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 15। चार फास्फोरस एक, अब मॉलिक्यूल में आपने देखना है ना, तो चार फास्फोरस में कितने होंगे, ये कर दो, 60 हो गए। एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। और S8 में 8 सल्फर है, तो 16 टाइम 8 कितने हो गए बेटा, 128। इसी तरह बच्चों एक क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 टाइम्स 2, 34। तो बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी आईएमएफ ज्यादा। इलेक्ट्रॉन S8 में ज्यादा है तो इनकी आईएमएफ भी ज्यादा होगी, इनकी आईएमएफ भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। बेटा फरवरी मार्च 2025 मुझे पेपर सेंड कर दीजिएगा, बल्कि मैं खुद चैनल डाउनलोड करके वो कर लेंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे। अब बेटा देखो इन तीनों में सीक्वेंस जरा सेट कर लो ना, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा। S8 देन फास्फोरस देन क्लोरीन, ये ऊपर रखो, देन P4 है, देन Cl है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा, ये देखें इस तरह होगा। शो आपने करना है कि देखो, आपको बड़ा क्लियर बताना है कि भाई ये मैंने इसको ऊपर बनाया हुआ है, आप चेक करें जरा, ये देखिए ये ऊपर है, एक मिनट ये सही लाइन नहीं लगी। बेटा फास्फोरस ऊपर है, ठीक है, फास्फोरस है देन सल्फर है देन वो है। बेटा पूरा पेपर करेंगे ना, हाफ क्यों करेंगे। और बेटा मेरी बात सुनो, उसने मार्क्स की में लिखा हुआ है कि बच्चे के जो बनाएंगे बस बच्चों ने मैग्नीशियम से नीचे रखना है इनको, तो मैग्नीशियम से तो बेटा बहुत नीचे है ना हमारा, सोडियम से वो केयर नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सोडियम से केयर करने की जरूरत नहीं है कि भाई सर हम इनको सोडियम से नीचे रखेंगे ऊपर, उसका वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बच्चों ने जब ये बनाना है क्लोरीन फास्फोरस और सल्फर, तो ये ऑल थ्री मेल्टिंग पॉइंट्स लोअर देन मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम से नीचे होने चाहिए, तो मैग्नीशियम से तो नीचे ही बनाया ना हमने, ठीक है। सोडियम को केयर करने की जरूरत नहीं है कि सोडियम से नीचे होने चाहिए ऊपर, ये नहीं बताना आपने। अच्छा बेटा अब ये बताओ कि वाई सिलिकॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आप देख सकते हो इस पूरे पीरियोडिक टेबल, इस पूरे पीरियड में जो सिलिकॉन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ रहा है। बेटा सिलिकॉन बिल्कुल डायमंड की तरह है ना, इस तरह डायमंड होता है ना बेटा, कि एक कार्बन चार के साथ फिर अगला कार्बन भी चार कार्बन एटम एटम से कनेक्टेड है, इसी तरीके से सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन चार सिलिकॉन से कनेक्टेड होगा, फिर हर सिलिकॉन आगे बेटा चार 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 इस तरह। तो लिहाजा यहां पर भी अगर आपने सिलिकॉन को मेल्ट करना है तो आपको क्या ब्रेक डाउन करना होगा भाई, क्या ब्रेक डाउन करना होगा, जिस तरह डायमंड को अगर आपको मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, है ना।
इसी तरीके से बेटा अगर आपको सिलिकॉन को मेल्ट करना है तो आपको यू नीड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इन जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। वो कह रहा है एक्सप्लेन करें व्हाई सिलिकॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आप लिखेंगे सिलिकॉन हैज अ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर a lot of energy is required to break the strong covalent bond। ठीक है बेटा, आपने एक्सप्लेन करना है ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर लाजमी बताना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। बेटा ये जॉइंट कोवलेंट ये केमिकल बॉन्डिंग से वो है ना बेटा। आई हैव अ क्वेश्चन। टू पीरियड थ्री एलिमेंट्स, टू पीरियड थ्री एलिमेंट्स, पीरियड थ्री जो है ना बेटा, पीरियड थ्री उसके दो एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम और सल्फर। तो टू पीरियड थ्री एलिमेंट्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, कंप्लीट द टेबल। अच्छा सोडियम का बेटा अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ ना, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये पता है क्या बनेगा, Na2O, है ना बेटा। इस तरह कि NaO लिखोगे ना, +1 है ये 2 माइनस है, तो आपको समझ आ जाएगी Na2O बनना चाहिए, Na2O सोडियम ऑक्साइड। और सल्फर का बेटा रिएक्शन करवाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्टेट ऑफ ऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा आपको पता है जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं तो आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। Na2O आयोनिक कंपाउंड है ना, आयोनिक कंपाउंड तो सॉलिड होते हैं बच्चों, तो Na2O इज आयोनिक, आयोनिक है ना बच्चों, तो सॉलिड होगा। SO2 सबको पता है गैस है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। अब बेटा वो ये कह रहा है कि अगर आप इस Na2O को वाटर में डालते हो तो अप्रोक्सीमेट पीएच क्या होगी, सुनो बच्चों। Na2O को अगर आप वाटर में डालो तो पता है क्या रिएक्शन होगा बच्चों, ये आपके सिलेबस में है, बताओ भाई। 2NaOH, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कली बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल है भाई, वेरी बेसिक सॉल्यूशन। ताहा 11 क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, आप तो 14 या 13 की तरफ जाओ। ऑल दो उसने रेंज बहुत बड़ी दी हुई है 10 to 14, लेकिन बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको 12 से ऊपर ही जाना है, 13 लिखना है, 13, 13 बेस्ट है। और इसी तरीके से बेटा SO2 को अगर आप वाटर में डालो, SO2 को, नॉट SO3, मैं SO2 की बात कर रहा हूं, तो H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। बेटा ये भी आपका जो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो आप 0 से 4, उसने बहुत बड़ी रेंज दी हुई है, 0 तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है। आप 2 3 लिख सकते हो, 2 या 3, ठीक है। तो इसके दरमियान कुछ भी लिखोगे ठीक हो जाएगा। अच्छा, दी सॉल्यूशंस मेड इन कॉलम 3 टेबल ऑफ टेबल 1.2 आर मिक्स टुगेदर। कह रहा है बेटा इन दोनों को अगर मिक्स करो ना, यहाँ NaOH बने है ना, और यहाँ आपका H2SO3 बने है। पर इन दोनों को मिक्स करो, NaOH और H2SO3 को, तो कह रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो ये पूछ रहा है NaOH, ये बनेगा बेटा सॉल्ट और वाटर। तो इसको क्या कहेंगे, एसिड बेस भी कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन कह दें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एसिड और अल्कली रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, लेकिन एसिड बेस भी कह सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसे बेस्ट होता है आप एसिड बेस ही कहा करें। उसकी रीजन ये है कि बाज रिएक्शंस एसिड बेस होते हैं लेकिन न्यूट्रलाइजेशन नहीं होते। याद है, जिस तरह मैं आपको ये बताता हूँ, जिस तरह ये रिएक्शन है आपने ओ लेवल से पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें स्लैग बनता था, याद आ रहा है। ओ लेवल में क्या किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में CaSiO3। तो ये आपका एसिड बेस्ड रिएक्शन था ना, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए एसिड बेस ज्यादा सेफ है अगर आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। राइट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन P4O10 एंड एक्सेस ऑफ वाटर। ये बेटा ये भी आपका इनऑर्गेनिक से है। P4O10 फास्फोरस का ऑक्साइड है, इसका वाटर से रिएक्शन करो, ये देखो। पहले खुद सोचो कि भाई, इस तरह सोचा करो कि P4O10 कौन सा ऑक्साइड है, पहले ये सोचो ये कौन सा ऑक्साइड है बच्चों।
P4O10 कौन सा ऑक्साइड है? बेटा ये जो P4O10 है ये आपका है, P4O10 इज दी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और आपको पता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर दी एसिडिक ऑक्साइड। अब बेटा जब बेटा इनको वाटर में डालेंगे तो एसिड बनेगा, ठीक है। अब देखो P4O10 को वाटर में डाल रहे हैं तो क्या बनेगा? H3PO4। P4O10 4 फास्फोरस है ना बेटा, तो यहाँ 4 लगाया और बस देखो यहीं से इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये 4 3 से 12 तो 6H2O कर दिया, ठीक है। अगले आगे, अच्छा अब यहाँ स्टेट सिंबल्स ना डालिएगा भाई, उसने कहा ही नहीं है तो क्यों डाल रहे हो? स्टेट सिंबल नहीं डालने, ठीक है। वैसे P4O10 इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड और H3PO4 एक्वस में हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक। व्हाट इज मीन बाय टर्म एम्फोटेरिक? बेटा एम्फोटेरिक वो होता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, या इट शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। इट रिएक्ट्स with both acids and bases. Write an equation to describe the reaction that occurs when aluminum hydroxide। बेटा ये आपने पढ़ा हुआ ये नहीं पढ़ा हुआ? मुझे पहले ये बताएं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन, बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? हाँ पढ़ा हुआ है ना बेटा? क्यों नहीं पढ़ा हुआ भाई? ये कौन है जो कह रहा है नहीं पढ़ा हुआ? नहीं बेटा डुअल नेचर नहीं कहना, वो ओ लेवल्स वाले आंसर भूल जाए भाई। पढ़ा हुआ नहीं, देखें बच्चे इसका आंसर भी दे रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा हुआ भाई, मैंने आपको कराया हुआ ये। तो आपने यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसकी बतानी है, तो इसका रिएक्शन ऐसे लिखो भाई। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहा है कि ये एम्फोटेरिक है, इट कैन रिएक्ट विद एसिड, इट कैन रिएक्ट विद एल्कली, तो यहाँ ये एल्कली के साथ रिएक्शन कर रहा है। बेटा इसमें ना मैंने आपसे कहा था कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो भाई, कि सॉल्ट बनेगा एक NaAlOH4, इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको याद ही करना है आपने। जी बेटा वो भी ठीक है, जो उजैमा आपने लिखा है बिल्कुल ठीक है भाई, उसके साथ फिर वाटर बनेगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई एक रिएक्शन नहीं है बच्चों। आप मार्क्स स्कीम देखेंगे ना, तो इसमें उसने कहीं 5 6 रिएक्शन लिखे हुए हैं, सारे ठीक है। तो मैं एक अभी फिलहाल लिख रहा हूं, NaAlOH4 ये बन रहा है बस, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है बच्चों, बस अब ये बना लो, ये याद कर लो। अदरवाइज इसका एक और रिएक्शन भी है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और NaOH और उसके साथ वाटर भी यूज हो रहा है। लेकिन यहां उसने ये कहा है ना बेटा, देखो उसने वाटर नहीं कहा, उसने कहा NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन लिखे, उसने कहा है कि बीच में कोई और चीज ऐड नहीं करनी। तो बेटा अब आप देखो, अगर कोई और चीज ऐड नहीं करनी, इसके अलावा क्या ऑप्शन बनेगा? चलो ये बताओ, इसके अलावा ऑप्शन क्या बनेगा? एक OH ये है बेटा, 3 OH ये और एक OH ये, तो 4 OH हो गए ना। और सोडियम, अच्छा इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो ऐसे है भाई, ये एल्यूमिनियम है, ये 3 OH और ये एक OH डेटिव बॉन्ड बना रहा है, पता है आप? ये ऐसे है बेटा। एल्यूमिनियम पर क्या चार्ज होता है? +3 ना। और ईच OH हैज -1 -1 -1 -1, तो बताओ नेट चार्ज क्या आएगा? ईच OH हैज -1, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है और OH पर -1, तो ये 4 OH है तो -4 हो गया ना। तो नेट चार्ज आ गया -1। इसको कैंसिल आउट करने के लिए ये सोडियम है, सोडियम +1 है तो ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये -4, ये सोडियम प्लस एल्यूमिनियम +3 और सोडियम +1। तो ये बेटा आप याद कर लो, इसका और कोई हल नहीं है, इसको याद ही करना है, ठीक है। चलिए जी इस क्वेश्चन पर आए जो इसमें कैलकुलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेटा 1 मिनट, कुछ बच्चे जो है ना वो भी मुझे वो भेज रहे हैं, से वेट अ मिनट।
अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि separate sample of Na2CO3 and NaHCO3 react with HCl to produce the same product.